नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है और अपना घोषणा पत्र जनता को दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को संकल्पित भारत सशक्त भारत का टाइटल दिया है। संकल्प पत्र में किसानों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, राम मंदिर पर भी संकल्प पत्र में बात की गई है और निर्माण का संभावनाओं को तलाशने की बात कही गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र ले आई है, जिसमें उसने न्याय योजना का ऐलान किया है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो की क्या बड़ी बातें हैं, यह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। 75 संकल्पों का इसमें जिक्र किया गया है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। एक इस संकल्प पत्र का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पिछले 5 सालों के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने निर्णायक सरकार देने का काम किया है। 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा। ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को सच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैनिफेस्टो की ये बड़ी बातें, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी, भारत में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सख्ती होगी। ये तमाम बातों का जिक्र बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करेंगे और पास कराएंगे। किसी भी राज्य की पहचान पर आंच नहीं आने देंगे। छोटे दुकानदारों को 60 साल के बाद पेंशन, 1 साल तक किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन 0% इंटरेस्ट पर, 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में खर्च किए जाएंगे। देश के छोटे दुकानदारों को भी 60 साल के बाद पेंशन की योजना। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा देगी सरकार। किसानों की आय को दोगुना करेंगे। एक बार फिर ये बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम होगा। 0% के ब्याज पर कृषि लोन देंगे।
और बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, किस तरीके से देखा जाए बीजेपी के इस घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को, और क्या लगता है कि आपको कि अगर देखें तो आम जनता से कितना कनेक्टिव है? नहीं, देखिए, इनका जो संकल्प पत्र है उसमें तकरीबन हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। और जैसा कि कल अरुण जेटली का एक ट्वीट आया था, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे ताज्जुब है कि क्यों कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास को नहीं छुआ है। तो इनके आप संकल्प पत्र देखेंगे तो छोटे किसानों को 60 ईयर्स के बाद पेंशन देने की बात है, छोटे दुकानदारों को पेंशन देने की बात है, तो मिडिल क्लास तक रीच करने की कोशिश की गई है। और उत्तराखंड के अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात कहूं तो 4 स्कीम्स मुझे नजर आती हैं कि जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली है कि जो आपके बॉर्डर एरियाज के और जो छोटे सीमांत किसान हैं, मतलब क्योंकि ये पूरा बॉर्डर स्टेट है, तो यहाँ के किसानों के लिए जो, और इस तरीके के जितने भी राज्य उसके किसानों के लिए 60 साल बाद जो पेंशन की बात है। दूसरा है कि जो बॉर्डर एरियाज में अलग से डेवलपमेंट की नई चीज़ें और नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। आपको पता है कि उत्तराखंड में चाइना और नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये घोषणा है कि जो यहाँ पर बड़ा असर कर सकती है। इसके अलावा पूर्व सैनिक जितने हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो रिटायर्ड हैं, उनकी कैसी एम्प्लॉयबिलिटी उनकी देखी जाए, ये एक पॉइंट है कि जो दोबारा से उत्तराखंड के जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनको लुभा सकता है। और चौथा है कि जो पहाड़ी आदिवासी ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जो जैविक खेती है, तो जैविक खेती आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। इसका सामान लेने वाले जैविक सामानों का बहुत मार्केट तैयार हुआ है, तो इसको डेवलप करने की बात है। तो 4 पॉइंट्स मुझे ऐसे लगते हैं कि जो पहाड़ी राज्यों के और इस तरीके के जो छोटे राज्य हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। और उनकी ये जो प्रॉमिसेस बीजेपी ने करे हैं अपने संकल्प पत्र में, उसको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लगता है कि यहाँ एक मूड बन सकता है। अनुपम जी, लेकिन एक बात राष्ट्रवाद की हो रही है, जिस तरीके से हमने देखा कि पुलवामा के बाद और तमाम जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी राष्ट्रवाद की थीम को लेकर के आगे बढ़ी, डेवलपमेंट के सिनेरियो की भी बात करती रही, लेकिन राष्ट्रवाद की थीम को फ्रंटलाइन पर रखा गया। क्या लगता है, एक बार फिर हम इसी घोषणा पत्र में, इसी संकल्प पत्र में उस बात को भी देख रहे हैं, तो उसका असर उत्तराखंड की सियासत पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि उत्तराखंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ का स्टेट का नेचर रहा है, आप रैंडमली देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई परिवार आपको ऐसा मिल जाएगा जिसका कोई बच्चा, कोई भाई, कोई संबंधी फौज में है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जाहिर तौर पे यहाँ के लिए एक बड़ा इशू है जो कनेक्ट करता है लोगों को। और वैसे भी आप संकल्प पत्र में देखिए तो उनकी पहली जो प्राथमिकता में गिना गया है वो आतंकवाद पे हमला, देश की सुरक्षा को मजबूत करना, ये सब पहलू छुए हैं। तो ये डेफिनेटली यहाँ को लोगों को यहाँ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रीज़न वही है क्योंकि यहाँ के लोग आपके फौज में हैं, दूसरा ये बॉर्डर स्टेट है, तो इससे सीधे कनेक्ट होता है। अनुपम, क्या लगता है, आपने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देखा होगा, हम निभाएंगे, जिसमें टाइटल दिया गया था, उसको हमने दिखाया भी था दर्शकों को, और आज आपने बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भी देखा, किस तरीके से हम दोनों को देखेंगे? देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरह से अपनी एक स्कीम पे फोकस करते रही है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी न्याय स्कीम पे, जो कहते हैं कि 72,000 रुपये हर सालाना हम देना चाहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को टारगेट करके। लेकिन उनके घोषणा पत्र में बहुत बड़ा एरिया जो नहीं छुआ गया वो मिडिल क्लास है, जिसको अरुण जेटली ने भी अपने भाषण में और अपनी ट्वीट्स में हाईलाइट किया है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कांग्रेस में कहीं एक मिसिंग लिंक रहा है उनके पूरे घोषणा पत्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बीजेपी जिनको टारगेट कर रही हो तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, शहरों में रहने वाले मतदाता ये तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो सेमी अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर वो लिंक कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। रॉबिन सिंह बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, बताइए क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जाहिर तौर पर काफी उत्साहित होंगे संकल्प पत्र के बाद, और विपक्ष की तरफ से किस तरीके के रिएक्शंस हैं? क्या कुछ आप देख रहे हैं सियासी सरगर्मियां? देखिए अनुपम, बिल्कुल कुछ देर पहले हमारी जो सह प्रभारी हैं राजेश धर्माणी उत्तराखंड के, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये एक छल पत्र है और जो छलावा पिछले 5 सालों में बीजेपी ने किया है उसी छलावे को इस घोषणा पत्र में उन्होंने रिपीट किया है। और एक बार जनता ने उन पर भरोसा किया है इन 5 सालों में, लेकिन उनका जो पिछला मैनिफेस्टो है उसके कई वादे जो हैं वो अभी भी अधूरे हैं, तो जनता जो है वो इस बार उस पर विश्वास
करने वाली नहीं है। जैसे अनुपम जी ने अभी बताया कि एक पहाड़ी राज्यों के लिए, हिमालयी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स की बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। ग्रीन बोनस एक मेजर इशू है, उसका जिक्र इसमें किया गया है। हालांकि कांग्रेस इसको ये कहकर नकार रही है कि हिमाचल में भी हमने देखा, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमने देखा और उत्तराखंड में भी जहां बीजेपी की गवर्नमेंट रही वो ग्रीन बोनस लाने में नाकाम रही अपनी ही सरकार से, जबकि दोनों जगह केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं, सभी राज्यों में, इन हिमालयी राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, तो वहां पर से ग्रीन बोनस लाने में नाकामयाब रही। तो मैनिफेस्टो में उसका जिक्र जरूर कर दिया गया है। पुरानी डिमांड है ये और इसको कितना वो धरातल पर उतार पाएंगे ये देखना बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन, जाहिर तौर पर अब इन चीजों को हर कोई अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी इस्तेमाल करेगा। अनुपम जी आपका और रॉबिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।